नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा और आप देख रहे हैं न्यू ईयर्स पर सीएनबीसी आवाज स्पेशल पोर्टफोलियो 2026। यानी नए साल में अगर आप पोर्टफोलियो क्रिएट करने का सोच रहे हैं तो क्या करना है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है, आइडियल पोर्टफोलियो बिल्डिंग का तरीका क्या है, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। और इसमें मदद करेंगे हमारे साथ हमारे दो एक्सपर्ट्स। हमारे साथ बने हुए हैं मनी फ्रंट के को फाउंडर सीईओ मोहित गांग और साथ ही त्रुवांता वेल्थ के फाउंडर सीईओ कीर्तन शाह। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो में। सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद यही करते हैं कि अगला साल ढेर सारी उन्नति और अच्छी कमाई आपकी कराए पोर्टफोलियो बिल्डिंग से। आप दोनों को भी नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मोहित, सबसे पहले तो आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। हैप्पी न्यू ईयर। क्या रेजोल्यूशन लिया है पहले तो ये बताइए न्यू ईयर्स के मौके पर, स्पेशली फाइनेंशियल और अपने इन्वेस्टमेंट्स को और बेहतर तरीके से बनाने को लेकर क्या आप रेजोल्यूशन खुद ले रहे हैं या फिर क्या सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को? थैंक यू दीपाली जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके सभी व्यूअर्स को नव वर्ष की। मैं आशा और उम्मीद दोनों करता हूं कि आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मंगलमय हो, शुभ हो। तो देखिए, न्यू ईयर का रेजोल्यूशन तो कुछ ऐसा है दीपाली जी कि हर साल लेते हैं और कितना उसमें से मुकम्मल हो पाता है वो समझ नहीं आता। बट फिर भी इस बार एक ही लाइन का रेजोल्यूशन है कि हर चीज को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना है, चाहे वो पर्सनल हो या वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, पर्सनल हो या फिर क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो से रिलेटेड हो। हर चीज को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, कॉम्प्लिकेशन से दूर जाने की जरूरत है। और शायद निवेश में भी मेरी राय यही रहेगी, मशवरा यही रहेगा सभी निवेशकों को कि वो और सिंप्लिसिटी की तरफ जाए और अपने पोर्टफोलियो को एकदम आसान और सरल रखें। कीर्तन, आपको भी नववर्ष की शुभकामनाएं। आप बिलीव करते हैं क्या रेजोल्यूशन लेने में, और आपने लिया है क्या कुछ? सबसे पहले आप सबको स्टूडियो में और सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। ऑनेस्टली जितनी भी बार रेजोल्यूशन लिया है, कोई भी साल कंप्लीट नहीं कर पाया हो तो रेजोल्यूशन छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है 2026 पर्सनल लेवल पे हेल्थ पे ज्यादा फोकस करने का रेजोल्यूशन है वेल्थ से। बट आई थिंक मैं मोहित से कंप्लीटली अग्री करूंगा। आई थिंक कॉम्प्लिकेशन से दूर रहे और वेरी इंपॉर्टेंटली फोमो से दूर रहे। आई थिंक गोल्ड एंड सिल्वर में अनफॉर्चुनेटली लोगों को इतना इतना कंफ्यूज कर दिया है कि नया पैसा डालना चाहिए कि नहीं। उससे मैं एक ही स्टोरी पे वापस आता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मोहित ने जैसे कहा, जितना सिंपल रखोगे, एसेट एलोकेशन पे फोकस कीजिए और लास्ट ईयर जो भी इन्वेस्टमेंट चली है उसमें पैसा रखोगे तो आगे आगे मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो फोमो से दूर रहिए, ये सजेस्ट करना चाहूंगा 2026 में। बिल्कुल। और 2025 में तो जैसे आपने कहा कीर्तन, गोल्ड सिल्वर ने तो बहुत कंफ्यूज किया है और इस समय भी कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है, एप्रीहेंशन बहुत ज़्यादा है। इतना चलने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि वॉलेटिलिटी ज़रूर बढ़ गई है। तो गोल्ड सिल्वर पे भी चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि रिसेंटली हम जब पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए अपने तमाम शोज़ करते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अब बढ़ चुका है शो में शामिल होना कि सोने चांदी में भी निवेश करें क्या, गोल्ड ETFs चुने क्या, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो इस पर भी आगे शो में बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं आपके पोर्टफोलियो बनाना हो अगर नए साल पर तो क्या करना चाहिए, क्या आइडियल रणनीति होनी चाहिए। मोहित, पहले तो इनफैक्ट आउटलुक आपका क्या है ओवरऑल मार्केट्स को लेकर फॉर 2026, कंसीडरिंग अगर आप 2025 की बात करें तो इंडेक्स को देखेंगे सब कुछ ठीक लगा है। हालांकि पॉकेट्स ने, सेक्टर्स ने, फंड्स ने कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी है। मैक्स टू मैक्स 5 से 6% तक के रिटर्न्स हमने पिछले एक साल में एक फंड्स की तरफ से आते हुए देखे हैं। आपका आउटलुक क्या है 2026 के लिए वर्सेस 2025? जी दीपाली जी, देखिए, अगर हम पिछला एक साल देखें तो सितंबर 2024 पर मार्केट ने, निफ्टी ने जो पीक बनाया था उसे हमने बस एक बार छुआ है पिछले एक साल में, और उसे अभी तक हम कन्विंसिंगली ब्रेक नहीं कर पाए हैं। इंडेक्स लेवल पर निफ्टी 50 ने करीब 9% के आसपास रिटर्न दिया होगा। निफ्टी मिड कैप 150 ने करीब 3.5-4% के आसपास, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो नेगेटिव है। तो ब्रॉडर लेवल पर अगर आप देखें तो अंदरूनी स्टॉक्स ने मार्केट में एक्चुअली बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है एंड बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल भी रहा है। मार्केट ने आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज भी दी। स्पेसिफिकली 7 अप्रैल का वो दिन था जब निफ्टी ने 21,800 का लेवल छुआ था। तो वहां पर अगर किसी निवेशक ने कॉन्फिडेंस में अगर निवेश किया है तो आज भी वो काफी खुश हैं अपने निवेश से। बट अगर आप अमूमन देखें तो जो इन्वेस्टिंग फ्रेटर्निटी है उन्हें इस साल एक अच्छा टाइम करेक्शन देखने को मिला है। वैल्यू करेक्शन शायद अब भी इतना नहीं हुआ है मार्केट में, और मुझे लगता है आगे जाकर भी 2026 में कोई बहुत ज्यादा हमें रैली की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए।
एक नॉर्मल नॉमिनल रिटर्न जो होता है मार्केट का, अगर मैं देखूं कि हमारा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो करीब 8 साढ़े 8 के आसपास है और नॉमिनल रेट 9 के आसपास है, तो आप मार्केट से 10 से 12% से ज्यादा की उम्मीद मत रखिए। मुझे नहीं लगता है कि वैश्विक माहौल भी कुछ बहुत ज्यादा कंड्यूसिव है। इंडिया यूएस के ट्रेड डील्स अभी तक हुए नहीं है, हालांकि इंटरेस्ट की रेट्स, ब्याज दरें कम होती जा रही है ग्लोबली भी और इंडिया में भी, तो वो एक पॉजिटिव है। टैक्स रेट्स कट हुए हैं इंडिया में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों, वो भी बहुत बड़ा पॉजिटिव है। बट कॉर्पोरेट अर्निंग्स और वैल्यूएशंस, ये दोनों अभी भी रेड फ्लैग्स हैं और नेगेटिव हैं। नेगेटिव इन द सेंस कि इतना ज्यादा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद ये है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स वापस आएंगे। आने वाला बजट अगर फिर से थोड़ी सी एनिमल स्पिरिट्स को अनलीश करता है तो शायद वो पॉजिटिव हो, बट थोड़ा कॉशन भरा साल लगता है मुझे। यहाँ पर आप बहुत अग्रेसिव नहीं हो सकते। आई थिंक यू विल हैव टू बी टुवर्ड्स द सेफर साइड ऑफ द मार्केट विच इज मोर लार्ज प्लस मिड। दैट इज माई कॉल फॉर द नेक्स्ट ईयर। फिलहाल ऐसा माहौल मुझे नहीं लगता कि अग्रेसिवली किसी को स्मॉल कैप्स को चेज करना चाहिए आने वाले साल में। ओके कीर्तन, अब आपके हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर कोई भी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो बिल्ड करने का प्लान कर रहा है तो, क्योंकि अब ऑप्शंस ढेर सारे हैं कैटेगरीज के हिसाब से इन्वेस्टर्स के पास, तो आपके हिसाब से पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से करें? आई थिंक सबसे पहले तो आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखकर एसेट एलोकेशन करना है। मुझे नहीं लगता क्योंकि 2025 में कुछ एसेट क्लास किसी एक डायरेक्शन में मूव हुए हैं उसकी वजह से आपको उस डायरेक्शन में पोर्टफोलियो को चेंज करने की जरूरत है। हाँ, 2025 में आपने देखा होगा कि कैसे ग्लोबल स्टॉक्स और प्रेशियस मेटल स्पेसिफिकली बहुत मूव हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसे थोड़ा सा रीबैलेंस कीजिए अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है। पर अगर आप पूरा पोर्टफोलियो रीजिक करेंगे क्योंकि 2025 में कुछ एसेट्स ने किसी एक तरीके का परफॉर्मेंस दिया, तो मुझे ऐसा लग रहा है गलत होगा। तो सबसे पहली राय ये है कि आप अपना रिस्क प्रोफाइल देख के एसेट एलोकेशन पर फोकस कीजिए। पर अगर मान लीजिए आप सिर्फ 2026 को स्पेसिफिकली देखकर थोड़ा सा पोर्टफोलियो में ट्वीक करना चाहते हैं तो अपना कोर पोर्टफोलियो तो वैसे रहने दीजिए। पर अगर मान लीजिए आपके पास 20% पोर्टफोलियो ऐसा है जो थोड़ा सा टैक्टिकल है नेचर में, जिसे आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है बैकग्राउंड समझने की ये जरूरत है कि 2025 में इंडियन मार्केट्स ने परफॉर्म क्यों नहीं किया है। तो बहुत सारे रीजंस थे जिसने शायद एफआईआईज को पुश किया 2 लाख करोड़ के ऊपर का माल बेचने के लिए इंडियन मार्केट्स ने, और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि जब टाइम करेक्शन के बाद इंडिया मार्केट्स अब जब चलने लगेगा या प्रोबेबली एफआईआईज वापस आएंगे अगर रुपी थोड़ा सा स्टेबलाइज हो गया और इंडिया यूएस ट्रेड डील में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया और एफआईआईज जब वापस आएंगे, तो टिपिकली ये देखा गया कि एफआईआईज जनरली पहले लार्ज कैप्स बाय करते और फिर मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ जाते। तो मुझे ऐसा लग रहा है 2026 में एफआईआईज अगर वापस आएंगे ट्रेड डील के स्टेबलाइजेशन की वजह से या रुपी स्टेबलाइज हो गया उसकी वजह से, तो सबसे पहले लार्ज कैप्स बाय करेंगे। और मिड कैप स्मॉल कैप में आज भी मुझे नहीं लगता, वैल्यूएशंस बहुत ही चीप है कि आपको आप अगर आज मिड कैप स्मॉल कैप में बाय नहीं करेंगे तो शायद कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मिड कैप का वैल्यूएशन देखिए प्राइस टू बुक पे 3-4 गुना ट्रेड कर रहा है लॉन्ग टर्म एवरेजेस पे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज होगा। 2026 आई थिंक लार्ज कैप्स के लिए है शायद। ओके, इनफैक्ट जो बात कीर्तन ने कही इसी पर मोहित मैं आपका व्यू लेना चाहती हूँ। इनफैक्ट इसको मैं 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देती हूँ। पहला उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो जिनके पास है, और एक वो इन्वेस्टर्स जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करने का सोच रहे हैं। लार्ज कैप्स की बात की कीर्तन ने, फ़ायदेमंद फंड्स में पिछले मेरे ख्याल से 3-4 महीने में जितने भी फंड मैनेजर से हमारी बातचीत हुई या अभी भी हुई है शो के दौरान, सबका कहना यही है कि लार्ज कैप्स पर ज़्यादा ध्यान दें। अगले साल भी जो एलोकेशन है, जो झुकाव है, वो लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा रखें। और इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप या फिर जहाँ भी बैंडविथ है जिन भी कैटेगरी ऑफ फंड्स में कि आप लार्ज कैप्स में एक्सपोजर कंपैरेटिव टू मिड कैप स्मॉल कैप बढ़ा सकते हैं, फंड मैनेजर्स ने एलोकेशन लार्ज कैप्स की तरफ ज़्यादा बढ़ाया है पिछले 1-1.5 साल में और उसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या सिमिलर अप्रोच एक इन्वेस्टर की होनी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में कि लार्ज कैप्स कॉम्पोजिशन ज़्यादा रखें? किसी के पास अगर लार्ज कैप्स ज़्यादा नहीं है, इवनली डिवाइडेड है मिड कैप स्मॉल कैप्स में, तो क्या थोड़ा सा एक्सपोजर लार्ज कैप्स की तरफ इंक्रीज करें? और जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं वो किस रेशियो में लार्ज, मिड, फ्लेक्सी, मल्टी, किस मतलब अगर 3-4 कैटेगरीज चुननी हो तो कौन सी चुने? कितना परसेंटेज एलोकेशन किस कैटेगरी में रखें? तो
तो देखिए मैं इसको दो हिस्से में जवाब देना चाहूंगा। पहला कि अगर आप एग्जिस्टिंग निवेशक हैं और आपका किसी भी रेशो में पोर्टफोलियो है, तो मैं यहाँ अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को बनाया है। तो अगर आप 50% लार्ज कैप है और 25-25 मिड और स्मॉल है, तो वो आपने अपने मार्केट के नजरिए के हिसाब से आपने इस पोर्टफोलियो को मेंटेन रखा है, राइट। तो मुझे लगता है कि कभी भी आपको अपने बनाए हुए एसेट एलोकेशन से डिविएट नहीं करना चाहिए अनलेस कि आपके सर्कमस्टेंसेस, पर्सनल सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए। यानी अगर आपका टाइम फ्रेम कम ज्यादा हो रहा है, या फिर आपके रिस्क लेने की क्षमता कम ज्यादा हो रही है, या आपका लिक्विडिटी कहीं पर कम ज्यादा हो रहा है, तब आपको इसे चेंज करना चाहिए। अदरवाइज आपको अपने एसेट एलोकेशन पे कंटिन्यू करना है, राइट। तो वो आप बरकरार रखिए, बनाए रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर स्मॉल कैप और मिड कैप ने खराब प्रदर्शन किया है तो आप इस साल उन्हें भर लेंगे, या फिर वाइसे वर्सा कि लार्ज कैप ने अच्छा प्रदर्शन किया है लास्ट ईयर, अच्छा मतलब सिंगल डिजिट 7-9% रिटर्न है, तो आप लार्ज कैप्स को बहुत बढ़ा देंगे। नहीं, तो आप अपने एसेट एलोकेशन को बना के रखिए। दूसरा नजरिया, जो एक नया निवेशक आ रहा है और सिर्फ 2026 के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं यहां पर, तो 2026 के हिसाब से अगर आप अपना एक नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसा कीर्तन ने भी कहा, जैसा दूसरे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, कि आपको लार्ज कैप हैवी होना पड़ेगा इस साल में, राइट। इसके बहुत सारे कारण हैं। हम सिर्फ लार्ज कैप को देखते हैं तो सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि यहाँ रिटर्न ज्यादा आने की उम्मीद है, हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर रिस्क कम है, वोलेटिलिटी कम है कंपेयर टू मिड एंड स्मॉल। कल को मान लीजिए मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ जाता है किसी भी कारणवश, तो आप देखेंगे कि स्मॉल और मिड में एक तरह से ब्लडबाथ हो जाता है। इस साल भी जब लार्ज कैप ने +9% रिटर्न दिया है, स्मॉल कैप्स ने -5, -7 के आसपास का रिटर्न दिया है। तो डिविएशन जो है वो 16% का डिविएशन है, जो कि बहुत बड़ा होता है दीपाली जी, राइट। तो यहां पर निवेशकों को चाहिए कि थोड़ा सा सेफ चाल चले, लार्ज कैप हैवी, लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप, या फिर लार्ज प्लस मिड काइंड ऑफ कैटेगरी में अपना पोर्टफोलियो बनाए, या स्मॉल कैप से दूरी बनाए रखें जब तक कि मार्केट में अच्छा मोमेंटम वापस नहीं आ जाता। अगर मिड ऑफ द ईयर मोमेंटम देखते हैं आप, तो शायद आप वापस स्मॉल कैप में जाना शुरू कर सकते हैं, बट जो पहला लेग ऑफ रैली आएगा, वो मैं कीर्तन से सहमत हूं, वो लार्ज कैप्स में आएगा। एंड राइट नाउ द सेफेस्ट प्लेस इज लार्ज कैप्स। ओके, अच्छा कीर्तन, कुछ थीम्स ऐसी जो कि अभी कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए इन्वेस्टर्स को करंट मार्केट में? इक्विटी की बात करें दीपाली जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल में थोड़ा सा आपको ज्यादा एलोकेशन शायद 2026 में नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं ग्लोबल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जनरली आजकल इंटरनेट पे देखेंगे, क्योंकि साउथ कोरिया ने 80% रिटर्न दे दिया है, जापान, यूरोप, चाइना सबने 30-30% रिटर्न दे दिया है लास्ट एक साल में। तो बहुत सारा मोमेंटम बिल्ड हो रहा है फ्रॉम अ डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू के ग्लोबल में अगर आपने पैसा नहीं रोका है तो आप कुछ आपके पोर्टफोलियो में कुछ कमी है। मुझे लग रहा है कि ये शायद केस नहीं होगा 2026 के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है डोमेस्टिक मार्केट्स बेटर करेंगे ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि आप अगर पिछला 1-1.5 साल छोड़ दे और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में मार्केट परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे इंडिया इज बीन अ वेरी स्टेडी परफॉर्मर। आप 5 साल का डेटा देख लीजिए, डॉलर टर्म्स में बता रहा हूँ, क्योंकि करेंसी डेप्रिसिएशन की जनरली बातें की जाती है। स्पेन ने तकरीबन 16% रिटर्न दिया, 5% में, ताइवान ने 15% और इंडिया 14% पे डॉलर टर्म्स में। और इसके अलावा जितनी भी मार्केट्स है, इन सब ने इंडिया से वर्स परफॉर्म किया। आप 10 साल का डेटा देख लीजिए, यूएस 13% पे, इंडिया 8.4 पे। आप इनफैक्ट चाइना देखिए 10 साल पे 4.4 पे। सब मार्केट्स इंडिया से नीचे है, ये डेटा छोड़ दे तो। अब निफ्टी का डेटा देखिए, सिंस द टाइम ऑफ इंसेप्शन, अगर आप पिछले 27 साल का डेटा देखें, S&P 500 ने डॉलर टर्म्स में 8.5% रिटर्न दिया, निफ्टी तकरीबन 12% पे। तो मुझे नहीं लगता है कि आप ग्लोबल मार्केट्स में पैसा निवेश नहीं करेंगे तो कोई सिग्निफिकेंट लॉस हो रहा है। ऑफकोर्स रुपी डेप्रिसिएशन की बातें होती है, पर अगर आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड है तो रुपी डेप्रिसिएशन से आपका जो भी लॉस होने वाला है वो गोल्ड ऑलरेडी कवर कर रहा है। क्योंकि गोल्ड अगर मान लीजिए 12% रिटर्न दे रहा है तो 9% गोल्ड का रिटर्न है, 3% रुपी डेप्रिसिएशन है। उसके लिए आपको ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 2026 की अगर स्पेसिफिक बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है डोमेस्टिक मार्केट्स बेटर करेंगे ग्लोबल मार्केट से। डोमेस्टिक मार्केट्स बेटर करेंगे ग्लोबल मार्केट से, इसलिए ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोजर रिस्ट्रिक्टेड रख सकते हैं फॉर 2026। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो बात करेंगे सोने चांदी की। इन्हें कैसे भूल सकते हैं, इस एसेट क्लास को लेकर क्या आइडल अप्रोच आपकी होनी चाहिए 2026 के लिए, इसको भी जानेंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यू ईयर स्पेशल पोर्टफोलियो 2026। मोहित गांग, कीर्तन शाह हमारे साथ बने हुए हैं और
समझने की कोशिश कर रहे हैं कि राइट स्ट्रैटेजी पोर्टफोलियो बिल्डिंग की क्या होनी चाहिए साल 2026 में। अच्छा, हमने शो की शुरुआत में ही कीर्तन ने जिक्र किया सोने चांदी का, तो मोहित आपसे पूछना चाहूँगी मैं ये सवाल, क्या अप्रोच इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए गोल्ड सिल्वर इन्वेस्टमेंट को लेकर? और सब मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तब जब 160% चांदी, लगभग 50-60% सोना चल चुका है पिछले एक साल के दौरान। और इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे के लिए भी किसी भी एक्सपर्ट से आप बात करें जो कमोडिटीज ट्रैक करते हैं, ग्लोबल एक्सपर्ट से बात करें, डोमेस्टिक एक्सपर्ट से बात करें, सबका व्यू यही है कि अभी भी खरीदना है, डिप्स पे लेना है। एप्रीहेंशंस ऑल्दो मेरे मन में तो है, आई एम श्योर बाकी इन्वेस्टर्स के मन में भी होंगी कि क्या इतना चलने के बाद भी लें या ना लें। तो फॉरगेट अबाउट म्यूचुअल फंड्स या ETFs, इन जनरल टोटल पोर्टफोलियो का कितना कॉम्पोजिशन रखा जा सकता है सोने चांदी में करंट सिनेरियो में, या फिर अगले 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, फिर चाहे वो फिजिकल फॉर्मेट में हो या डिजिटल फॉर्मेट में हो, क्या अप्रोच आपकी रहेगी नए एलोकेशन के हिसाब से? जी, दीपाली जी, जो सबसे पहले तो ये कि पिछले 1 साल से हम लोग हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियोज में बहुत ज्यादा बुलिश गए थे, गोल्ड और सिल्वर दोनों में, स्पेसिफिकली सिल्वर में। इनफैक्ट सिल्वर में हमने बुल कॉल इनिशिएट किया था अक्टूबर-नवंबर 2024 में, एंड 2 दिन पहले जब सिल्वर ने $80 को टच किया तब हमने अपना पहला पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कॉल दिया सिल्वर पर। तो आज भी हमारा वही व्यू है कि सिल्वर की जो रैली है वो बहुत ज्यादा तेज और बहुत अचानक रही है, इसने सबको चौंका सा दिया है। और जो भी इसके कारण रहे हैं, डिमांड सप्लाई गैप, EV प्रोडक्शन, बहुत सारे रीजन है जिस पर हम कभी चर्चा कर सकते हैं, बट मेरा ये मानना है कि इतनी तेज रैली में अब एंटर कर कोई मतलब नहीं है, एक बिल्कुल फोमो ट्रेड बन चुका है और यहाँ पर इनफैक्ट हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का कॉल है। जहां तक गोल्ड का सवाल है, मुझे लगता है जो गोल्ड सिल्वर रेशियो जब हमने पॉजिटिव कॉल सिल्वर पर इनिशिएट किया था तब 90 के आसपास था, वो रेशियो आज कम होकर 55 पर आ गया है। और हिस्टोरिकली अगर आप 2021वीं सदी का अगर आप रेशियो देखेंगे तो वो करीब करीब 68 या 69:1 का रहा है गोल्ड सिल्वर का। तो आई थिंक द ट्रेड इज हेविली फेवरिंग गोल्ड राइट नाउ। जैसा आपने कहा कि कमोडिटीज एलोकेशन हर पोर्टफोलियो में 20%, मेरे लिहाज से, हमारे लिहाज से 20% होना ही चाहिए। 10 से 20 का वेरियंस है, आप जिस तरह से अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना चाहें, मिनिमम 10%, गोइंग अप टू 20 एंड इवन मोर इज पॉसिबल। बट वहां पर मुझे लगता है कि फिलहाल हम गोल्ड पर ज्यादा बुलिश हैं, एंड आई थिंक गोल्ड इज नाउ ओवरड्यू फॉर अ रैली। ये भी हो सकता है कि अगर करेक्शन आया दोनों ही कमोडिटीज में तो गोल्ड में कम आए और सिल्वर में ज्यादा आए, बिकॉज सिल्वर के करेक्शंस हिस्टोरिकली बहुत ही शार्प और तेज होते हैं। तो यहाँ पर मेरी राय यही रहेगी कि कमोडिटीज का जो इंटरनल शफलिंग है उसमें निवेशक थोड़ा सा शफल करके सिल्वर से गोल्ड की तरफ मूव करें। ओवरऑल एसेट एलोकेशन के लिहाज से आज भी हम 20% तक एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को कमोडिटीज एलोकेशन के लिए। ओके, कीर्तन, आपकी अप्रोच क्या है गोल्ड सिल्वर को लेकर? आपका सजेशन दे रहे अपने क्लाइंट्स को, स्पेशली नए निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से? आई एम श्योर जिस तरीके का पैसा पिछले 1 साल में बना है शायद उतना रिटर्न ना बने, बट एटलीस्ट कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके हिसाब से किस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए? आई थिंक हमें भी ये लग रहा है कि प्रेशियस मेटल्स में थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना इस समय पे अच्छा है, क्योंकि अगर आप सिल्वर में स्पेसिफिकली देखें तो सिल्वर में हो ये रहा है कि आप अगर चाइना और दुबई स्पेसिफिकली देखें तो फिजिकल सिल्वर प्राइसेस ट्रेड कम से कम 15 से 20% ज्यादा भाव पे कर रहे हैं वर्सेस ट्रेडेड सिल्वर प्राइसेस। और ट्रेडेड सिल्वर प्राइसेस को फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली किस कारण मुझे ऐसा लग रहा है दबाया जा रहा है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पिछले 20 दिनों का डेटा देखें तो 3 बार CME ने अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट सिल्वर और दूसरे प्रेशियस कमोडिटीज पे बढ़ा दिया। सिल्वर पे हालांकि $20,000 से बढ़ाकर $32,500 कर दिया, जो 62% इंक्रीज है मार्जिन में। तो अगर मुझे ऐसा लग रहा है ग्लोबल फोर्सेस जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वॉलेटिलिटी हो रही है, इस समय पे मुझे ऐसा लग रहा है प्रिडिक्ट कर पाना कि नियर टर्म में सिल्वर प्राइसेस कहाँ पर जाएंगे थोड़ा सा मुश्किल है। और सिल्वर आपको डेफिनेटली नया ऐड नहीं करना चाहिए। ये उस नजरिए से कह रहा हूँ कि आपके पास ऑलरेडी सिल्वर है तो आप उसे शायद बुक ना करें, कंटिन्यू कीजिए, वो प्रॉब्लम नहीं है, पर नया सिल्वर इस दौरान हमें लग रहा है कि नहीं आपको लेना चाहिए। और गोल्ड डेफिनेटली मैं मोहित से अग्री करूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगर मूवमेंट आई या रोटेशन आया तो ये पैसा वापस गोल्ड में जाएगा, क्योंकि गोल्ड में ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गोल्ड की डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन है या सेंट्रल बैंक्स ड्रिवन है, वर्सेस सिल्वर डिमांड
जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है फॉर मल्टीपल रीजंस, क्योंकि शायद फिजिकल डिलीवरी चाहिए, वहाँ मिल नहीं रही है, फिजिकल प्राइस ज़्यादा है, ट्रेडेड प्राइस थोड़ा सा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि सेंट्रल बैंक ड्रिवन रैली शायद ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है वर्सेस जिस तरीके से सिल्वर आज रिएक्ट कर रहा है। ओके, चलिए, तो ये अप्रोच रही आपकी होनी चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोने और चांदी में। अच्छा, एक थीम पर और बात करते हैं और उसके बाद हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के टॉप फंड्स भी समझेंगे नए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। मोहित, करंट सिनेरियो में आप कोई ज़्यादातर जो फंड्स इस समय मार्केट में मौजूद है, अगर आप कॉम्पोजिशन देखेंगे ना, तो सबका इंक्लिनेशन बैंक्स और फाइनेंशियल्स की तरफ ज़्यादा है। परसेंटेज एलोकेशन मतलब ओवरवेट है बैंक्स पर, फाइनेंशियल्स पर, बड़े प्राइवेट बैंकों पर, ज़्यादातर फंड हाउसेज या फंड मैनेजर्स टू बी प्रिसाइज। ऑल्दो हम हमेशा मेंटेन करते हैं कि थीमेटिक फंड से बचना चाहिए, बट कंसीडरिंग जब बैंक्स फाइनेंशियल्स को लेकर इतना अप्रोच है, इतना व्यू पॉजिटिव है, तो क्यों ना साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए एक बैंकिंग फंड ले लें पोर्टफोलियो में, 1-1.5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लंबा नज़रिया ना रखें, या फिर यूजुअल जो स्ट्रैटेजी हम कहते हैं कि अवॉइड करें थीमेटिक फंड्स, उसी के साथ जाना चाहिए? देखिए दीपाली जी, पूरी तरह से सहमत हूं कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ सेक्टर थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है यहाँ पर वैल्यूएशंस के लिहाज से। आप देखिए कि बैंकिंग सिस्टम में काफी क्लीन अप हो चुका है, एनपीएस ऑल टाइम लो पे है, प्राइस टू बुक मल्टीपल्स जो है बहुत ही रीजनेबल हो रखे हैं। लास्ट ईयर का अगर आप डेटा भी देखें तो जहां निफ्टी 50 ने करीब 9% का रिटर्न दिया है, बैंक निफ्टी ने 16% का रिटर्न दिया है। तो बैंकिंग एनी विच वेज हैज बीन एन ओवरवेट कॉल। बट अब यहाँ पर ये देखना होगा कि अगर आप निवेशक हैं तो आपने कोई फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप फंड ले रखा है, तो वैसे ही बैंक एक्सपोजर आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है एक्सिस्टिंग फंड्स में। निफ्टी में भी करीब 34% के आसपास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज है, तो आपको अच्छी मात्रा में बैंकिंग स्टॉक्स अपने नॉर्मल म्यूचुअल फंड से भी मिल रहे हैं। बट हाँ, अगर आप एक टैक्टिकल पोर्टफोलियो चला रहे हैं साथ में स्ट्रेटेजिक के साथ साथ, और एक टैक्टिकल कॉल लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल बेशक आप ये कॉल ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका रिस्क एपेटाइट हो, होल्डिंग पीरियड हो, एंड आप उतना ही स्विफ्टली इससे एग्जिट भी कर पाए। राय मेरी यही रहेगी कि अभी भी एक फ्लेक्सी कैप के साथ में जो आपको बैंकिंग एक्सपोजर मिल सकता है वही बेस्ट है, बट स्टिल आई वुड से कि इट्स नॉट अ बैड कॉल फॉर 2026 टू हैव अ सेपरेट बैंकिंग एक्सपोजर इफ यू कैन टाइमली एग्जिट इट ऑल्सो। ओके, ठीक है। चलिए, तो आपकी बहुत सेलेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से अगर आप बैंकिंग फंड लेते हैं तो। चलिए, अब समझते हैं कि कौन कौन से वो फंड्स हैं जिनके साथ आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो केतन, आप बताइए टॉप 4-5 फंड्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को नए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। आई थिंक सबसे पहले तो 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन होना जरूरी है, मैं जो रिकमेंडेशन दे रहा हूँ उसमें। और आपका रिस्क एपेटाइट वॉलेटिलिटी के लिए थोड़ा सा ओके होना चाहिए, क्योंकि ये पोर्टफोलियो अगर आप कंस्ट्रक्ट करेंगे तो पॉसिबल है कि पोर्टफोलियो आपका थोड़ा सा ज्यादा वॉलेटाइल होगा। पर अगर 7-8 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो पीपीएफएस, फ्लेक्सी कैप, कोटक मिड कैप, निपॉन का स्मॉल कैप और आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 फंड्स में अगर आप पैसा निवेश करेंगे तो एएमसी लेवल पे, मार्केट कैप लेवल पे और फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्टाइल के लेवल पे, ये तीनों लेवल पे अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है आपको पोर्टफोलियो पे। ओके, आपकी रिकमेंडेशंस क्या रहेंगी मोहित? जी, देखिए, आई थिंक लार्ज कैप में मुझे लगता है कि टॉप 50 से निकलकर 51st से 100 स्टॉक में आना चाहिए निवेशकों को। एंड यहाँ पर मेरी राय रहेगी यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। लार्ज कैप्स में वी हैव बीन स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स ऑफ पैसिव। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पर मिड कैप कैटेगरी में ईडलवाइज मिड कैप। वी विल स्टे अवे फ्रॉम स्मॉल कैप्स फॉर 2026। और एक मैं गोल्ड फंड शामिल करने की सलाह दूंगा। अब वो कोई भी गोल्ड फंड हो सकता है, आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड, एक्सिस गोल्ड, आईसीआईसीआई गोल्ड या निपॉन गोल्ड। आई हैव गॉन विद आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड। ओके, चलिए, तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको बताए हैं कि क्या आइडियल अप्रोच होनी चाहिए, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन आपकी कैसी होनी चाहिए, किन फंड्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कीजिए। नया पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो भी, ऑलरेडी पोर्टफोलियो क्रिएट किया हुआ है तो भी, तो अकॉर्डिंगली रीशफल कीजिए अपने पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी को, ताकि आप बेहतर रिटर्न बना पाएँ। शुक्रिया आप दोनों का ही आने के लिए शो में और हमारे व्यूअर्स के नववर्ष के मौके पर मदद करने के लिए बेटर पोर्टफोलियो बिल्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू सो मच आप दोनों को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। हमारे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। और इसी के साथ इस स्पेशल शो में तो इतना ही। नमस्कार।